हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगले दिन एसके डिजाइनिंग हाउस में शिविका अपने केबिन में बैठी हुई थी। वो बहुत परेशान थी। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था। तभी दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। वो ठीक ठाक दिखने वाला औसत कदकाठी का व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। उसे अंदर आते देख शिविका चिल्लाई, "What the hell of all these designs, जतिन? इनमें से एक भी ढंग का नहीं है। इसके साथ ही अब तक मेरे पर्सनल असिस्टेंट के काम के लिए एक भी ढंग का कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किया तुम लोगों ने। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं सब एक से बढ़कर एक डफर थे। आई एम सॉरी मैम, मैं हेड डिज़ाइनर को बोलकर आता ही इंटरव्यू के लिए। अभी एक कैंडिडेट और बचा है, आप उसका इंटरव्यू लेकर देख लीजिए, बाकी फिर कल देखते हैं।" इतना कहकर जतिन ने शिविका के सामने रखी टेबल पर पड़े सारे कागज समेटे, उन्हें फाइल में रखा और केबिन से बाहर निकल गया। जतिन के जाने के कुछ सेकंड बाद कमरे का दरवाज़ा फिर खुला। शिविका ने बिना उधर देखे कहा, "नहीं जतिन, फिर से नहीं, मुझे अब और कोई बहाना नहीं सुनना है। लेकिन मेरा नाम तो जतिन नहीं है मैम।" एक बिल्कुल अलग गहरी आवाज़ शिविका के कानों में पड़ी, जो जतिन की आवाज़ से बिल्कुल अलग थी। शिविका ने नजर उठाई और दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर तुरंत पहचान लिया। तुम यहाँ? डोंट टेल मी, पापा ने तुम्हें यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए भेजा है?" "व्हाट मैम? किसके पापा?" उस आदमी ने एकदम क्लूलेस चेहरे से कहा। उसके चेहरे के भाव देखकर शिविका समझ गई कि उसे शायद इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लड़के की पर्सनालिटी काफी अच्छी थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत तनाव भी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से ठीक से सोया नहीं है। उसका चेहरा काफी थका हुआ लग रहा था। शिविका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये वही लड़का था जो कल रात पार्टी में उसे मिला था और जिससे उसके पिता ने उसकी शादी तय की थी। इसीलिए उसे यहाँ देखकर शिविका के मुंह से तुरंत ये सवाल निकल गया। कल पार्टी में जब शिविका उससे मिली थी तब भी वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था और आज भी उसे देखकर शिविका को वैसा ही लग रहा था। शिविका ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अपने पिता की बात याद आ गई कि उस लड़के के पिता उनकी कंपनी में काम करते थे। शिविका को लगा कि शायद आते जाते उसने उसे देखा होगा, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। वो लड़का भी अब तक शिविका को पहचान गया था। पिछली रात की पार्टी की बात याद करके उसने बेचारे जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, "आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट मैम, एंड मे आई कम इन? मैं यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आप पिछली बात को लेकर मुझे जज नहीं करेंगी?" उसकी इस बात पर शिविका को हंसी आ गई, लेकिन अपना एक हाथ चेहरे पर रखकर अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करते हुए उसने एकदम सीरियस टोन में कहा, "नो, कम इन, सिट डाउन प्लीज एंड डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। सब ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट इम्प्रेशन और लुक से ज्यादा नेचर और बिहेवियर में मानती हूँ, और काम के लिए तो उससे भी ज्यादा टैलेंट और हार्डवर्क में।" शिविका का मन नहीं कर रहा था कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली है उसके लिए वो अपनी सेक्रेटरी का जॉब इंटरव्यू ले, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। इसलिए शिविका सीधे तौर पर उसे मना नहीं कर पाई। असल में शिविका उससे शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने फिलहाल उसे अपने पति के रूप में नहीं सोचा और उससे इस बारे में कोई बात भी नहीं की। वो एकदम प्रोफेशनली उसका इंटरव्यू लेने लगी, लेकिन वो लड़का बीच बीच में शिविका की तरफ देख रहा था और उसकी बातों के बारे में सोच रहा था। शिविका ने उसका बायोडेटा देखकर कहा, "ओह, यू आर वेल क्वालिफाइड बट नॉट इनफ एक्सपीरियंस्ड फॉर दिस जॉब। इससे पहले तुम किसी के सेक्रेटरी नहीं रहे हो?" "यस मैम, मुझे पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी की जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। प्लीज़ गिव मी दिस जॉब, आई रियली नीड दैट," लड़के ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। शिविका में फाइल में उसका नाम पढ़ते हुए कहा, "मिस्टर करण मल्होत्रा, सन ऑफ मिस्टर आशीष मल्होत्रा। वेट, आपके फादर यहाँ पर काम कर चुके हैं हमारी कंपनी में एज अ डिजाइनिंग कंसल्टेंट।
यस मैम, उन्होंने यहाँ पर 10 सालों तक काम किया है और आपके पापा के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन भी हैं। करण ने जैसे उसे नौकरी पर रखने के लिए एक और वजह देते हुए कहा। ये बात सुनकर शिविका ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, करण, तुम्हें क्या लगता है हम इस तरह से रिक्वेस्ट करोगे और अपने पापा का नाम मेरे पापा के साथ लोगे तो मैं तुम्हें आसानी से काम पर रख लूंगी? नो नो मैम, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और मैं किसी की सिफारिश पर भी यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैंने जॉब वैकेंसी देखी और मुझे इस वक्त जॉब की जरूरत है, तो बस ये इंटरव्यू देने आया हूँ, बाकी आपकी मर्जी। करण ने अपनी बात समझाते हुए कहा। शिविका उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में बहुत कुछ सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण को सचमुच शादी की बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है या फिर वो सिर्फ उसके सामने अनजान बनने का नाटक कर रहा है। ये सोचते हुए शिविका अपनी जगह से उठी और करण की तरफ बढ़ते हुए बोली, ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ तो क्या तुम अपने आप को प्रूव करोगे? क्योंकि इस जॉब में तुम्हें कोई वीकली छुट्टी नहीं मिलेगी और मेरे साथ तुम्हें हर जगह पर जाना आना होगा। इज दैट ओके फॉर यू? क्योंकि मुझे बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। शिविका की बात सुनकर करण ने थोड़ा सोचते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, इसका मतलब मेरी जॉब फाइनल हो गई है? थैंक यू सो मच मैम, और मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, आई रियली। करण को खुश होते देख शिविका ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। ओ वेट वेट, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। तुम अभी इस जॉब के लिए फाइनल नहीं हुए हो। मैं बस तुम्हें सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता रही हूँ कि अगर तुम फाइनल होते हो तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक पोस्ट के लिए बार बार इंटरव्यू लेती रहूं। ये बात सुनकर करण का मुंह उतर गया। शिविका उसे समझने की कोशिश करने लगी। इतना सोचते हुए शिविका उसकी तरफ देखते हुए कुछ कदम आगे बढ़ी और उसकी हील फ्लिप हो गई। वो लड़खड़ा गई। करण ने उसे जल्दी से पकड़ लिया क्योंकि उसका ध्यान भी उसकी तरफ ही था। आर यू ओके मैडम? करण ने उसका हाथ पकड़े हुए पूछा। इस वक्त शिविका का चेहरा उसके चेहरे के सामने था और वो आधी झुकी हुई करण के सामने टेढ़ी खड़ी थी, जिसे करण ने बड़ी मुश्किल से गिरने से बचाया था। ये बात सुनकर शिविका जल्दी से सीधी खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर में शायद मोच आ गई थी, इसलिए उसने खड़े होने के लिए टेबल का सहारा लिया। इस तरह से करण के सामने लड़खड़ाकर गिर जाने की वजह से वो थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी, इसलिए उसने करण की तरफ देखे बिना कहा, यू कैन गो नाउ, वी हैव योर फोन नंबर, तुम्हें कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन कॉल आ जाएगा। करण ने चुपचाप अपनी कुर्सी से उठकर धीमी आवाज में कहा, थैंक यू मैम, इट्स अ नाइस मीटिंग यू। इतना बोलकर वो शिविका के केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद शिविका वापस अपनी चेयर पर बैठ गई और सोचने लगी कि ये सब किस्मत का खेल है या जानबूझकर उसके साथ हो रहा है। क्या जब करण को पता चलेगा कि उसकी शिविका से शादी होने वाली है, तब भी वो उसके असिस्टेंट का काम करना चाहेगा? करण कैसा इंसान है, उसके परिवार, उसकी लाइफ में क्या है, इस बारे में शिविका को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसकी सारी क्वालिफिकेशंस और टैलेंट जॉब प्रोफाइल से मैच होती थी, इसलिए उसने कुछ सोचकर करण को ये जॉब देने का फैसला किया। इसलिए उसके जाने के आधे घंटे बाद ही उसने अपने मैनेजर को कॉल करके केबिन में बुलाया और करण की फाइल देते हुए कहा, इस कैंडिडेट को फाइनल कर लो और कल इसे कॉल करके ऑफिस बुलाकर सारा काम समझा देना। मैनेजर फाइल लेकर चला गया। शिविका इस बारे में सोच ही रही थी कि कुछ मिनट बाद लगभग उसी उम्र की एक लड़की ने उसके केबिन के दरवाजे पर कोका दिया। बिना कुछ बोले उसने दरवाजा थोड़ा खोला और अंदर झांकने लगी। वो शिविका की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका मूड और वहाँ की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही हो। उसने अंदर आने के लिए नहीं पूछा और शिविका ने उसे चुपचाप अंदर आने का इशारा किया। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिविका के बुलाने पर वो लड़की अंदर आई और शिविका के सामने वाली कुर्सी पर आराम से पैर क्रॉस करके बैठ गई। क्या हुआ सीईओ मैम, मूड खराब है क्या आपका? बोली वो। अभी तो ऐसे बकवास करेगी तो फिर मूड और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, बता क्या काम है? शिविका ने एक सख्त नज़र उसकी तरफ डालते हुए कहा। आई एम सॉरी यार, वो तुम्हें तो पता है ना, वर्किंग आवर में सबके सामने तुम्हें यही तो बुलाती हूँ मैं, बस इसीलिए। सामने बैठी लड़की ने एकदम बेचारा सा चेहरा बनाते हुए कहा। सबके सामने ना, लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो फिर क्यों करती है तू ऐसा यार दिव्या? शिविका ने उसकी बात का जवाब दिया।
दिव्या ने एकदम फ्रैंक होकर पूछा, अच्छा ठीक है, सॉरी ना, मैंने बोला तो, अब क्या करूं, हाथ जोड़ दूं क्या? वैसे बताओ, मूड क्यों सड़ा हुआ है तुम्हारा? वैसे तो तुम ज्यादातर ऐसे ही रहती हो, लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ है? दिव्या और शिविका दोनों कॉलेज टाइम से दोस्त थीं। अपने कॉलेज टाइम में वे दोनों इतनी ज्यादा क्लोज नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन दोनों में कभी कभार बातचीत होती थी। लेकिन फिर शिविका ने जब अपने पापा की कंपनी संभाली, तब एक दिन दिव्या यहाँ जॉब के लिए आई। शिविका को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए उसने दिव्या को जॉब पर रख लिया। कंपनी में साथ काम करते हुए अब वे दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो गई थीं, क्योंकि शिविका का भी फिलहाल कोई और दोस्त नहीं था। वो अपनी सारी बातें ज्यादातर दिव्या से ही शेयर करती थी। अरे यार, बताया तो था तुझे मैंने कल भी कॉल पर, वो बस वही पापा और उनकी शादी कर लो वाला इमोशनल ब्लैकमेल और ड्रामा यार। मैं तो परेशान हो गई हूँ उनसे, लेकिन वे मानते नहीं और इस बार तो उन्होंने मुझसे पूछे बिना ही शादी फिक्स भी कर दी है। शिविका ने एकदम मायूसी से कहा और उसने सामने टेबल पर अपना सिर रख लिया। अरे यार, ये क्या कर रही है तू? अभी कंपनी ऑफिस में है, यहाँ अपनी रूड और स्ट्रिक्ट बॉस को कोई इस तरह से देखेगा तो फिर तुम्हारा तो बना बनाया सारा इम्प्रेशन ही खराब हो जाएगा अपने स्टाफ के सामने। और शादी करने में क्या प्रॉब्लम है यार? तुम्हें एक ना एक दिन किसी ना किसी से तो करनी ही है, तो फिर अगर तुम्हारे डैड ने तय किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा, दिव्या ने उसे समझाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर भी शिविका उसी तरह मेज पर सिर रखे बैठी रही और उसने सिर्फ अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ घूर कर देखा। शिविका की ऐसी नजरें देखकर दिव्या का गला सूख गया और वो थूकते हुए अपना गलत रवैया सुधारते हुए बोली, अरे यार, अब इस तरह से घूर कर डराओ मत प्लीज, मैं तो बस ऐसे ही कैजुअली बोल रही हूँ, बाकी तुम्हें नहीं करनी तो फिर तुम मना कर दो ना, सिंपल। हाँ हाँ ठीक है, जिससे भी बताओ वो यही बोलता है। मेरी सिचुएशन तुम में से कोई भी समझ नहीं सकता यार, मैं अकेली तो हूँ नहीं, मेरे साथ काव्या भी तो है, और इसके अलावा मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझसे जो भी शादी करेगा वो सब मेरे पावर, पैसे और रेप्यूटेशन के लिए। तुम्हें लगता है कोई भी मेरी बेटी के साथ सिर्फ शिविका खन्ना को अपनाएगा? शिविका ने सीधे होकर बैठते हुए उससे ये सवाल किया। उसकी बात पर दिव्या भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। उसने भी आगे शिविका को कुछ नहीं समझाया और जिस काम के लिए वहां आई थी उसके बारे में पूछने और बात करने लगी। 555 मल्होत्रा हाउस, एक साधारण 2 मंजिला मकान जो दिखने में ही किसी मिडिल क्लास परिवार का घर लग रहा था। तभी एक साधारण सी बाइक उस घर के सामने आकर रुकी। उस पर बैठे लड़के में अपना हेलमेट उतारकर बाइक के हैंडल में टांग दिया और बाइक से उतरकर घर के अंदर जाने लगा। ये लड़का कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो करण मल्होत्रा था, जो फिलहाल बहुत ही बेचारा अपने परिवार और हालातों का मारा था। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, कुछ तेज आवाजें उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करके। मुझे भी पता नहीं क्या अकल पर पत्थर पड़े थे जो मैंने तुम्हारे जैसे आदमी से शादी कर ली, वो भी तुम्हारी दूसरी शादी। आज फिर से तुम्हारी वजह से हम लोगों की कितनी बेइज्जती हुई है। वो कर्जदार फिर से घर के दरवाजे पर आकर कितना चिल्ला कर गया है, और तुम हो कि बेशरम की तरह अभी भी यहाँ पर लेटे हुए हो। ये चिल्लाने की आवाज उसकी सौतेली माँ आराधना की थी, जो कि अक्सर उसके पिता पर इसी तरह से चिल्लाती रहती थी। करण के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। करण अच्छी तरह से जानता था कि इसमें उसकी सौतेली माँ की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके पिता ने ही ऐसे काम किए थे। कुछ 3-4 साल पहले जब करण कॉलेज फाइनल ईयर में था, तब उसके पापा को एक माइल्ड सा हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट बताया था। लेकिन इसी बीच उसके पिता को तो जैसे काम से छुट्टी करने का बहाना मिल गया। वो हमेशा से ही एक आलसी आदमी रहे हैं, जिन्हें बस जोर जबरदस्ती से काम पर जाना पड़ता था। अपनी हेल्थ का बहाना बनाकर उन्होंने कंपनी से लीव ले ली और इसके साथ ही हॉस्पिटल की फीस भरने का नाम लेकर लोन भी ले लिया, जबकि हॉस्पिटल की फीस सिर्फ 1 लाख रुपए थी और उसके पिता ने कंपनी से 20 लाख रुपए का कर्ज ले लिया था, वो भी घर में किसी से भी बताए बिना। और फिर धीरे धीरे करके वो सारे पैसे उड़ा डाले और बाकी बचे हुए पैसों से उन्होंने कुछ शेयर खरीदे जो कि डूब गए।
इसके बाद उन्होंने आसपास के जानने वाले और अपने दोस्तों से भी धीरे धीरे कुछ पैसे उधार लेने शुरू कर दिए और शुरू में उनके अच्छे नाम और रेप्यूटेशन की वजह से लोगों ने उन्हें कर्ज दे भी दिया, लेकिन उन्होंने दोबारा से अपनी जॉब ज्वाइन नहीं की, जिससे कि वो सब कर्ज लगातार बढ़ता गया और घर का खर्च चलने के भी लाले पड़ गए। इसी बीच करण ने अपने फाइनल ईयर खत्म होते ही सेल्समैन की जॉब कर ली और उसे अर्जेंट में जो भी काम मिला उसने एक के बाद एक वो काम किया। करण का एक छोटा भाई समर है जो अभी कॉलेज फाइनल ईयर में है और उसकी फीस का इंतजाम भी करण ही करता है। करण का सपना MBA करने का था, लेकिन घर की सिचुएशन के आगे वो अपने सपने ही कुर्बान करता गया। करण की माँ की डेथ उसके जन्म के टाइम ही हो गई थी और अपनी माँ से रिलेटेड उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसे लाइफ में कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला। उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव तो नहीं करती थी, क्योंकि फिलहाल करण ही घर का पूरा खर्च उठा रहा था, लेकिन करण अच्छी तरह से जानता था कि उसकी सौतेली माँ सिर्फ मतलब और काम से ही उससे अच्छी तरह पेश आती है, नहीं तो उन्हें करण से कोई भी लगाव नहीं है। इन सब के बावजूद भी करण अपने सौतेले भाई समर को बहुत प्यार करता है और उसे बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह मानता है। समर उससे सिर्फ 2 साल छोटा है। समर भी करण को एकदम अपने सगे बड़े भाई की तरह ही मानता है और उसकी हेल्प करने के लिए समर भी कॉलेज के बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस लेता है, क्योंकि वो पढ़ने में एक ब्राइट स्टूडेंट है। वो सब सुनते हुए करण मेन गेट से अंदर आया और चुपचाप दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वो रोज रोज के होने वाले इस लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन उसकी सौतेली माँ का चिल्लाना अभी भी जारी था और उसके पिता काफी देर से ये सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन तभी एकदम से उसकी माँ पर चिल्लाते हुए बोले, बस करो आराधना, अब बहुत हो गया, और वैसे भी मैं लेटा हुआ हूँ तो तुम्हें इससे क्या परेशानी है? तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और वैसे भी मेरे उठकर बैठने से कौन सा सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी? जिन मुसीबतों की वजह तुम खुद हो, वो भला कैसे तुम्हारी वजह से कम हो जाएंगी? तुम तो बस मुसीबतें बढ़ाने का ठेका लेकर बैठे हो। मेरे ही कर्म फूटे थे जो मैं यहाँ पर आकर फंस गई, आराधना ने अपने मन ही मन में बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि करण और उसके पिता दोनों को पूरी बात सुनाई दी, लेकिन उन दोनों ने ही उनकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और करण भी अपने कमरे में चला गया। करण रोज रोज की इन सब चीजों से तंग आ चुका था और इसीलिए उसने आज SK डिजाइनिंग हाउस में पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि इस पोस्ट के लिए काफी अच्छा पेमेंट दे रहे थे। और करण को जब इस बारे में पता चला तो उसे लगा अगर उसे ये जॉब मिल जाएगी तो उसके घर की पूरी तो नहीं, लेकिन शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन उसे शिविका का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगा अपने लिए, इसलिए उसे लग नहीं रहा था कि वो उसे जॉब पर रखेगी। लेकिन करण को भी शिविका थोड़ी जानी पहचानी सी लगी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने शिविका को कहीं तो देखा है। इसके अलावा जब वो लड़खड़ा कर उसके ऊपर गिरी और करण ने एकदम करीब से उसका चेहरा देखा तो उसकी मेमोरी में से एकदम कुछ उसके चेहरे के सामने फ्लैश हुआ और उसका टच भी उसे एकदम अनजाना नहीं लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसका सबसे ज्यादा फोकस जॉब पर था। लेकिन फिर भी जॉब से ज्यादा वो अब शिविका के आसपास रहने के लिए ये जॉब चाहता था। वो बस मन ही मन इस बात को लेकर खड़ा रहा कि उसे कैसे भी करके बस ये जॉब मिल जाए। यही बात सोचते सोचते करण अपने बेड पर लेट गया। उसने अपने दोनों हाथ पैरों के नीचे रखे और कल रात की पार्टी से लेकर आज ऑफिस की शिविका के बारे में सोचने लगा, और उसे ऐसा लगा जैसे शिविका अपने अंदर बहुत कुछ छिपाए हुए रहती है और उसे शिविका के बारे में और बहुत कुछ करीब से जानने का मन हुआ। क्रमशः